Hello students, how are you all? Today I'm going to start another chapter of our main course book, which is the discovery of moon. मून को डिस्कवर कैसे किया गया, मून के बारे में पता कैसे चला, या मून के बारे में आज हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज़ मोर ऑफ लाइक थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा लिटरेचर, थोड़ा सा साइंस बेस्ड चैप्टर है, बट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और फिर उसको अच्छे से पढ़ लेना. So 20th July 1969, दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन, they emerged from the spacecraft Apollo 11 and became the first men to set foot on the moon. तो जब हम पढ़ते हैं कि पहला आदमी कौन था जिसने पहली बार मून पे पैर रखा था, तो हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम पढ़ते हैं. सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले उतरा था, फिर एल्ड्रिन एडविन उतरा था. तो ये दोनों जो थे, दे वर एक्चुअली द फर्स्ट मैन. ठीक है. और ये जो पहला इवेंट, जो सबसे बड़ा इवेंट 1969 में हुआ था, इसकी वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन, मून की एक्सप्लोरेशन, उसको एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ तक पहुँचा जाए, ये एक नया एवेन्यू खुल गया था. इन लोगों ने क्या किया, ये मून पे उतरे, इन्होंने मून लूनर सॉइल, लूनर मींस मून से रिलेटेड, सो मून की सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए और वापस अपने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में आ गए. लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स भी छोड़े जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस बार बार, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस होती थी वो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई थी उनको भेजते थे. अब अपोलो 11 को लॉक किया गया था एक और स्पेसक्राफ्ट के साथ जिसका नाम था ईगल 2. तो अपोलो 11 जब सरफेस ऑफ द मून पे उतरा था, तो ईगल 2 जो था वो मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, उसके आसपास चक्कर काट रहा था. और ईगल 2 के ऊपर एक तीसरा एस्ट्रोनॉट भी था जिसका नाम माइकल कोलिंस था, जो वेट कर रहा था बाकी दोनों का मून के ऊपर से सैंपल कलेक्ट करके और मशीनें और इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ के आने का. अब जब ये एक्सपेडिशन, ये जो मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ, तो बड़े सारे एक सीरीज़ ऑफ अपोलो स्पेसक्राफ्ट जो थे वो बनाए गए थे फॉर मोर मैंड मतलब और ज़्यादा इंसानों को स्पेस फ्लाइट्स पे भेज के मून तक पहुंचाने का. और ये जो फ़्लाइट्स थे, इन्होंने इतना ज़्यादा यूज़फुल और वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मून के बारे में दी जो पहले लोगों को नहीं पता थी. और इन्हीं जो स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं, इन्हीं की वजह से जो मून के बारे में मिसकंसेप्शंस थी वो भी दुनिया भर में से ख़त्म करने का काम इन्हीं की वजह से हुआ था. अब डिस्कवरी ऑफ मून जो था वो इंसानी स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अर्थ के बाद एक यही हेवनली मास, मतलब हेवनली बॉडी थी जिस पे मैन ने लैंड किया था और इसका एक ग्लिम्प्स देखा था, मतलब इसकी एक झांकी देखी थी. अब स्पेसक्राफ्ट जो थे और भी प्लैनेट्स पे गए थे, लेकिन उन प्लैनेट्स पे इंसान नहीं उतर पाया था क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करता हमारी बॉडीज़ को. अब हुआ क्या था, एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने मिल के काम किया था. यूएसएसआर मतलब जो अब रशिया है ना, तो वो जो है इट सेंट इट्स स्पेसशिप, वेयर एज यूएसए सेंट इट्स एस्ट्रोनॉट्स. हमेशा ये होता था इनिशियली, जब यूएसएसआर और यूएसए मिल के स्पेस प्रोग्राम करते थे, तो यूएसएसआर का सारी स्पेसशिप्स और मशीनरी होती थी, जबकि यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स होते थे. द एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स जो है इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन देर इज़ नो मोर एनी प्रोग्राम फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ मून. मून के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी हैं, हर चीज़ जितनी जाननी थी, इसलिए अभी और प्लैनेट्स पे जाया जा रहा है, मार्स पे जाया जा रहा है, जुपिटर पे जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन मून के ऊपर और कोई फर्दर एक्सप्लोरेशन अब नहीं हो रही. अब सोवियत यूनियन सिर्फ मशीनरी क्यों भेजता था, स्पेसशिप क्यों भेजता था, एस्ट्रोनॉट्स क्यों नहीं भेजता था, जबकि उनके एस्ट्रोनॉट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरी गैगरिन का नाम हम सुनते हैं. सो सोवियत यूनियन जो था, इट डिड नॉट फील नेसेसरी कि मैन जाए मून पे. उसको लगता था कि इट थॉट इट मोर अप्रोप्रिएट कि बेटर क्या है, स्पेसशिप्स भेजो, वो एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से चक्कर चुक्कर काट के, घूम घाम के, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे, धरती पे भेजेंगे, हम उनको स्टडी करके उसके बारे में पता कर लेंगे. अब जो सोवियत साइंटिस्ट थे, मतलब वही यूएसएसआर वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम था लूना 16 इन सितंबर 1970, और उसके अंदर इंसान नहीं था, उसके अंदर एक रोबोट था विच वॉज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. तो उन्होंने क्या कहा, रोबोट इज़ एज गुड एज अ मैन टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना, जितना मैन कर सकता है उतना रोबोट भी कर सकता है. दूसरा क्या था,
उनका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रोबोट भेजना लेस एक्सपेंसिव है, और दूसरा उसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो एंडेंजर्ड नहीं होती, मतलब किसी भी ह्यूमन को खतरा नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं पता वहाँ स्पेस में क्या हो। अब रिसर्चेज ऑन द मून फॉर ओवर 3 डेकेड्स, 1969 से लेके जब ये चैप्टर लिखा गया, 3 डेकेड्स मतलब 30 सालों की रिसर्चेज हुई। उसकी वजह से बड़े सारे ट्रेडिशनल बिलीव्स शैटर हो गए, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब मून जो है, इट इज़ एन एब्सोल्यूटली डेजोलेट प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर एंड एयर। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल पूरी तरह से डेजोलेट मतलब वीरान, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ कोई पानी, कोई एयर, कोई जानवर, कोई प्लांट, कोई इंसान नहीं रह सकता। अब सोवियत साइंटिस्ट दे डिक्लेयर्ड इट अनफिट फॉर ह्यूमन इनहेबिटेशन, कि कोई इंसान उस पर नहीं रह सकता। लेकिन कुछ एक यूज़फुल मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, वो मून के ऊपर फाइंड तो किए गए हैं। इंसान को चाहिए भी, लेकिन अभी इंसान को इतना टेम्प्ट नहीं हुआ कि जाके मून के ऊपर से ये वाले मेटल्स को निकालना शुरू कर दे। हावेवर कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि मून को इनहेबिटेबल बनाया जा सकता है इंसानों के रहने के लिए। कैसे किया जा सकता है? अगर हम उस कुछ एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट कर लें जिनके अंदर ऑक्सीजन है। सो यहाँ एक्चुअली एलिमेंट्स की बजाय कंपाउंड्स आना चाहिए। सो कुछ एक कंपाउंड्स जैसे आयरन ओर और ये वाले ओर्स होते हैं या रॉक्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है, अगर उनमें से उस एलिमेंट को सेपरेट कर दिया जाए और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया जाए, तो फिर भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इंसान मून के ऊपर रह सकता है। हावेवर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज हमें मून के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरी चीज़, जो और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं उनके मुकाबले मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ्स डायामीटर्स मेजरिंग 3476 किलोमीटर्स। मतलब अगर हम अर्थ का ओवरऑल डायामीटर देखें और मून का डायामीटर देखें तो मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ अर्थ। इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ वंस अ मंथ, मतलब अर्थ के आसपास एक चक्कर वो 1 महीने में कंप्लीट करता है, कीपिंग द सेम फेस टर्न टूवर्ड्स द अर्थ एज इट डज सो। ठीक है, मतलब उसका हमेशा सेम ही फेस है जो अर्थ की तरफ फेस करता है। उसके सरफेस इज पिटेड विद क्रेटर्स कॉज्ड बाय मेटियोराइट्स। मेटियोराइट्स क्या हैं? वो जो स्पेस के अंदर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनके टकराने की वजह से उसके ऊपर बड़े सारे क्रेटर्स हैं, जिसको वो लोग कहते हैं कि धब्बे दिखते हैं। ठीक है, मून जो है उसकी एज भी अप्रॉक्सीमेटली अर्थ जितनी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4600 मिलियन ईयर्स। मून जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब लाइट, अपनी लाइट नहीं देता, वो सिर्फ अर्थ जो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ और मून जो है वो एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक सेंटर के राउंड दोनों चक्कर काटते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मून अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है तो उसके अलग अलग जो अमाउंट जो है ना सरफेस का, कितना वो सन की वजह से लाइट अप हो जाता है और विजिबल होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसकी वजह से मून के जो फेजेस हम पढ़ते हैं, फुल मून, हाफ मून, नो मून, क्वार्टर मून, छोटा बड़ा, ऐसे वो जो फेजेस आते हैं वो इसकी वजह से आता है। तो फुल मून और नो मून हमें 1 महीने में एक बार ही दिखते हैं, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज हर मतलब बाकी के जो महीने के दिन हैं उसमें वो अलग अलग फेजेस में दिखाई देता है। अब एवरेज डेली डिले इन मून राइज एंड मून सेट इज़ अबाउट 50 मिनट्स, मतलब रोज़ के हिसाब से मून के राइज़ करने में और सेट करने में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट का फ़र्क होता है। मून जो है उसके ऊपर कोई वाटर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर, कोई एयर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी लाइट सी ना बारिश जैसी, रेन को इसको कॉमा वो जो उसमें इसलिए डाला गया इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि इट इज़ नॉट एज सच रेन जो अर्थ पे पड़ती है पानी वाली। इट इज़ एक्चुअली अ रेन ऑफ कॉस्मिक डस्ट। कॉस्मिक मतलब स्पेस की डस्ट है जो मून के ऊपर कॉन्टीन्यूअली मतलब कॉन्टीन्यूअसली फॉल करती ही जाती है। और सन की ग्लेयर में, मतलब सन की जब रोशनी इस पे पड़ती है, जो लूनर रॉक्स हैं मतलब मून के ऊपर के रॉक्स हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो 110 डिग्री से भी और या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली मोर दैन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर कभी मून के सरफेस पे पानी हुआ भी तो भी वो इवेपोरेट कर जाएगा बॉयल करके। लेकिन जब शेडोज़ होती हैं, जब सन की उस पर रोशनी नहीं पड़ रही होती, तो उसका टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो देखो उसका जो एवरेज टेम्परेचर है 110 डिग्रीज
या -100 डिग्रीज़, इनमें से कोई भी टेम्परेचर जो है वो हमारे इंसान के रहने के लिए फ़िट नहीं है। नाउ इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ दीज डल फैक्ट्स, अब कई लोगों को या कई बच्चों को लगता है डल फैक्ट्स है, हमने इनका क्या करना है। अब इन डल फैक्ट्स या जो भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में पता होने के बावजूद भी, फैक्ट्स होने के बावजूद भी, जो पोएट्स हैं या जो लवर्स हैं वो मून की खूबसूरती के बारे में और उनको मून में अपना जो लवर है वो दिखाई देता है या जो भी दिखाई देता है उसके बारे में कितनी पोएम्स और सॉन्ग्स लिखते रहते हैं। और इस को मून को, इस सैटेलाइट को वो अपनी लवर के साथ या उसकी शक्ल के साथ या जो चेहरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। सो ये जो चैप्टर है ये दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑन द डिस्कवरी ऑफ द मून, जो एक बुक है वर्ल्ड फेमस डिस्कवरीज जो पुस्तक महल ने छापी है, उसमें से एक चैप्टर जो है वो लिया गया है। आई होप यू फाइंड दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग एंड लर्न इट्स क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और समझिए। थैंक यू, सी यू सून।